अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि एक मरतबा फिर वो पूरी दुनिया के सामने जलील और रसवा होना चाहते हैं। दोबारा पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का इरादा रखते हैं। और ये ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2 करने के लिए जा रहा है। अगर दोबारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आमना सामना होता है तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे एक अहम तरीन और बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर ने और अलीमा खान ने दोनों ने शिरकत की है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास था और इस इजलास के अंदर अहम तरीन और बड़े फैसले किए गए हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जो जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा उसके सब गवाह हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बच्चे भी इस बात के गवाह हैं। हिंदुस्तान के 1.5 अरब लोग और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा और फिर पाकिस्तान की बर्दाश्त एक पॉइंट के ऊपर आकर ख़त्म हो गई। फिर हमने दुनिया को बताया कि अब हम जवाब देने के लिए जा रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश मत की जाए। और सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया की बस हो गई थी। अमेरिका बहादुर दरमियान में आया और उन्होंने आकर कहा कि बस भाई लड़ाई खत्म करें, सीज फायर होना चाहिए। अब हिंदुस्तान ये कह रहा है कि भाई जैसे ये सीज फायर खत्म होगा हम पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज करेंगे। और ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो बहुत भारी तादाद के अंदर असला खरीदने के लिए जा रहे हैं। असला तो आपने पहले भी खरीदा था। आपने 7.5 बिलियन डॉलर या शायद 7.2 बिलियन डॉलर के राफेल, 36 राफेल आपने फ्रांस से खरीदे थे। और फिर आपने ये दावे किए थे कि अब पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी तो हमारा पल्ला भारी होगा। लेकिन फिर आपने देखा कि मसला या बहादुरी जहाज़ों की नहीं होती, बहादुरी उन लोगों की होती है, उन पायलट्स की होती है, उन जवानों की होती है जो उन जहाज़ों को उड़ाते हैं। आज पाकिस्तान के साथ चाइना बड़ा क्लोज आ चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइनीज़ बड़े खुश हैं कि हमारे घोड़ों को, यानी कि J-10C को, हमारे जहाज़ों को पाकिस्तानी पायलट्स ने कमाल तरीके से उड़ाया है और हिंदुस्तान को जवाब दिया है। और यह बात पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस की जा रही है कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई मगरब की टेक्नोलॉजी का मुकाबला था चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ, और चाइनीज टेक्नोलॉजी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मोदी अगर दोबारा इस खित्ते के अंदर लड़ाई लड़ना चाहता है पाकिस्तान के साथ तो अपना शौक दोबारा पूरा करे, क्योंकि इस वक्त मोदी को हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों किया गया। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया हम जवाब देने के लिए जा रहे हैं, और चंद घंटे बाद ट्रंप साहब आते हैं और आकर कहते हैं कि भाई सीज फायर कर दो। हिंदुस्तान के लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही, और हिंदुस्तान के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बताओ वो जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने 6-0 से मैच हराया है, तो वो 6 जहाज जो हमारे उन्होंने मार गिराए हैं वो किधर है? ये सच है, ये झूठ है? आज तक हिंदुस्तान की फजाइया इस बात का जवाब देने से कासिर है। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए जंग के अंदर नुकसान होता है, अभी हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो आपने अगर अपना शौक दोबारा पूरा करना है तो आप आइए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज, हमारे जवान कभी भी बंदूकों के सहारे के ऊपर या जहाजों के सहारे के ऊपर नहीं लड़ते। हम ईमान के सहारे के ऊपर लड़ते हैं, उस ईमान के ऊपर जो अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर दाखिल किया है। ये उस रब्बे कायनात का फजल और करम है कि उसने हमें इस ईमान के साथ नवाजा है। उसने हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया है, और हमारा ये ईमान है कि अगर अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते हमें शहादत नसीब हो जाती है तो इससे बड़ी करम नवाजी और कोई हो ही नहीं सकती कि इंसान को शहादत का रुतबा मिल जाए। हम तो तैयार बैठे हैं, तो आपने अगर आना है तो आप जरूर आए। इंशाल्लाह आपको पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से मजा चखाया जाएगा। आगे आ जाएं जी। पाकिस्तान से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास हुआ है, काफी घंटे तक यह इजलास जारी रहा। इसमें अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की है,
علیمہ خان نے عمران خان کی بہن نے شرکت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اور لوگوں نے شرکت کی ہے، عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اب اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک چلانی ہے اس تحریک کے حوالے سے فائنل فیصلے کیے جائیں کہ تحریک کس طریقے سے چلے گی، اور جو دوسرا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو بیان بازی ہوتی ہے، اس کو کم کیا جائے، یعنی کہ تحریک انصاف کے اندر بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سیز فائر ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سیز فائر کے حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی اہم ترین اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ جس پہ سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک چلے گی، احتجاجی تحریک، احتجاج ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم سیاست کے اندر نہیں آنا چاہتے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم سیاست کو جوائن کریں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی عمران خان کی پارٹی کو ٹیک اوور کریں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم چیئرمین بن جائیں یا ہم سیکرٹری جنرل بن جائیں، ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہماری ٹینشن صرف اس حد تک ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، 650 دنوں سے عمران خان جیل کے اندر ہے، اور یہ پھر گرمیاں آ گئی ہیں، اور ان گرمیوں کے اندر جن لوگوں نے عمران خان کے نام کا ووٹ لیا وہ آرام سے اپنے گھروں میں، قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر، کمیٹیوں کے اندر وہ اے سیوں میں چل کریں گے، آرام کریں گے۔ لیکن عمران خان جس کے نام کے اوپر ووٹ لیا وہ پھر اڈیالہ کی گرم چکی کے اندر ہوگا، وہ وہاں پر پھر گرمی کو برداشت کرے گا۔ تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جن کو عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ ملا ہے، کسی کا بھی ووٹ اپنا نہیں ہے، سب کو عمران خان کے نام کا ووٹ ملا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ چند دن کے لیے اس گرمی میں ذرا اے سی سے باہر نکلیں۔ جس طریقے سے علیمہ خان کبھی اڈیالہ جیل جا رہی ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہی ہیں، کبھی کہیں پہ جا رہی ہیں، یہ لوگ بھی ذرا جائیں، یہ لوگ بھی ذرا گرمی کو برداشت کر کے دیکھیں، یہ لوگ بھی اپنے گھروں کی بجلی کے کنیکشن ذرا کاٹیں، تو ان کو اندازہ ہوگا عمران خان کی تکلیف کا، ان کو پتہ ہوگا کہ عمران خان کس کرب سے اڈیالہ جیل کے اندر گزر رہے ہیں۔ وہ بندہ استقامت کا پہاڑ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی ظلم، جبر، زیادتی کرنی ہے میرے ساتھ کریں، لیکن میں اپنے اصولوں سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ عمران خان کا موقف ہے۔ تو اب عمران خان کی پارٹی کو یہ فائنل فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی عمران خان کو رہا کروانا ہے یا نہیں کروانا۔ اس حوالے سے یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ انتہائی اہم اجلاس تھا، اور کئی گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا۔ ایک اور اہم ترین خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی صدر ہیں چودھری پرویز الہی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا بھروسہ چودھری پرویز الہی نے جیتا تھا جب انہوں نے پنجاب کی اسمبلی کو توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے اندر ایک نیا عہدہ بنایا گیا، وہ تھا تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ، اور وہ چودھری پرویز الہی کو بنایا گیا تھا۔ آج وہ گئے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی عیادت کی ہے، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور ان کی صاحبزادی شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی بھی موجود تھی، سیکرٹری جنرل سلمان قمر راجہ بھی موجود تھے، اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ تو یہ آج ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور نوجوان رہنما ہیں سالار سلطان، انہوں نے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو جس نے جیل سے نکلنا ہو اس کی خبر نہیں نکلتی، کہ جس نے جیل سے نکلنا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بیک اینڈ پہ سب کچھ طے کر لیا جاتا ہے، اور جس نے نہیں نکلنا ہوتا، جس کو اندر رکھنا ہوتا ہے، اس کی خبریں باہر نکل آتی ہیں۔ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ بھئی یہ جو نیا منجن اور چورن بیچا جا رہا ہے کہ بھئی بات ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے گا، عمران خان بس عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، انہوں نے کہا کہ اس چیز سے، اس فریب سے باہر نکلیں۔ انہوں نے ایک لائن لکھی، انہوں نے کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، کہ اگر تم زندہ ہو تو اپنی دنیا خود پیدا کرو، خود اپنے لیے راستے بناؤ، مت اس چیز کے اوپر رہو کہ ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے، اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے، یا اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے۔ یہ ان کی اس لائن کا یہ مطلب بنتا ہے۔ انیک ناجی، انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ممکنہ رہائی کی خبروں سے بدحواس ہونا کوئی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نہ ایک دن عمران خان کو رہا ہونا ہی ہے، اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 3 سال کو چھوتی مدت میں مقتدرہ کا مکمل ساتھ، حکومت،
खरबों रुपए का बजट लेकर भी आप इमरान खान के सामने अगर फारग हैं तो अगले 3 साल में आप क्या बिगाड़ लेंगे इमरान खान का? कि पिछले 3 साल आप कुछ नहीं कर सके तो अगले 3 साल में आप इमरान खान का क्या बिगाड़ लेंगे? कौन सी पॉपुलैरिटी है जो इमरान खान की आप कंट्रोल कर लेंगे? क्या आप लोगों के दिलों के फैसलों को तब्दील कर लेंगे? ये नामुमकिनात में से है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, ये बात सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है। कोई भी लीडर जो अपने कहे हुए के ऊपर डट जाए, जो अपनी बातों के ऊपर पहरा देने का फैसला कर ले, जो किसी भी किस्म की मुसीबत को बर्दाश्त करने का फैसला कर ले, फिर अवाम के दिलों के अंदर उसके लिए जगह पैदा हो जाती है। फिर अवाम उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। फिर अवाम को यह पता चल जाता है कि यह बंदा जो कहता है वही करता है, अपने अल्फाज के ऊपर पहरा देता है। यह नहीं कहता कि हम जो है ये कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और बाद में फिर डीलें कर ली जाती हैं। ये नहीं कहता कि भाई वोट की इज्जत दो, बाद में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। वो बंदा आज भी इधर ही है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज तक कोई बीमारी उससे नहीं हुई। उसने नहीं कहा कि मेरी कमर के अंदर दर्द है, या मेरे दिमाग की शरीयानों को कोई मसला है, या मुझे खुफिया दिल के दौरे पड़ते हैं लिहाजा मुझे अस्पताल लेकर जाएं। आज तक उसने ये बातें नहीं की। आगे आ जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक और रहनुमा है जुल्फी बुखारी, जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के बार बहुत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम किया है। उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तानी आर्मी का, जो पाकिस्तान की फौज है, उसका इमेज खराब हो। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करें। ये बात उन्होंने की है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपको लगानी है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक स्कीम का आगाज किया था कि लोगों के अपने घर होंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम उसका नाम रखा गया था। उसको हुकूमत ने बंद करने का फैसला किया है और एक नई स्कीम जो है उसको शुरू करने का फैसला किया गया है। पंजाब के अंदर तो वो स्कीम शुरू हो भी गई है, जिसका नाम है अपनी छत अपना घर। तो इस स्कीम के लिए बड़े बड़े बिल बोर्ड डिजाइन किए गए, उसके ऊपर तस्वीरें लगाई गई। तो उस हवाले से एक खबर है जो सर्कुलेट हो रही है। वो खबर ये है कि अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत लाहौर में लगाए गए बिल बोर्ड्स के ऊपर जिस फैमिली की तस्वीर लगाई गई है, उस फैमिली ने अपनी वजाहत जारी कर दी है। उस मियाँ ने, बीवी ने और उनके बच्चों ने। उन्होंने कहा जी ये तस्वीर हमारी इजाजत के बगैर लगाई गई है, हमारा इस प्रोजेक्ट या किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। आप अंदाजा लगा लें कि क्या सूरत हाल हो रही है। एक और खबर आ रही है कि हम नया कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं IMF से, ठीक है जी। और IMF ने तकरीबन 11 शराइत लगाई हैं कि ये 11 शराइत हैं, इसको आप पूरा करें तो इसको पूरा होने के बाद फिर हम आपको कर्ज दे देंगे। नाज़रीन किराम, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, अफ्रीका का गरीब तरीन मुल्क है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाइजीरिया शायद, उन्होंने $3.4 अरब IMF को वापस करके तो उनका कर्जा जो है, कर्जे वाला काम ख़त्म कर दिया कि भाई अब हम 0-0 डेट फ्री कंट्री हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो मुल्क कर्जा उतार सकते हैं तो हम क्यों नहीं उतार सकते भाई? हम 24 करोड़ का मुल्क है, सारे वसाइल हमारे पास हैं, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, हम क्यों नहीं उतार सकते? और मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी एक बात बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब आते हैं, $600 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं, UAE जाते हैं मेरा ख्याल है $1200 अरब की, और कतर जाते हैं तो वहाँ पर वो $1400 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं। ये सऊदी अरब, कतर, UAE हमारे इस्लामी बरादर मुल्क है। ये पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नहीं 5-10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं होती? इसकी रीज़न पता क्या है? उन लोगों को पता है हमारी असलियत का, उनको पता ये करते क्या है, उनको पता हर चौथे दिन ये कशकोल उठाकर मांगने के लिए आ जाते हैं। कोई भी हुकूमत बने, कोई भी हुक्मरान हो, सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का होता है और ये बताया जाता है भाई हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो लोग भी कई सालों से हमें देख रहे हैं कि भाई कर्जा लेकर ये करते क्या हैं, यानी कि एक गरीब बंदे के ऊपर तो कर्जा नहीं लगता। आप जाएं जरा ये गिरिदा फरूकी साहब, मंसूर अली खान, हबीब अकरम, हामिद मीर, कोई भी सहाफ़ी जाकर जरा गरीब लोगों से पूछे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो अरबों डॉलर का कर्जा IMF से लेती है, आपके ऊपर क्या लगता है, आपके बच्चों के ऊपर क्या लगता है, आपको क्या फायदा होता है उसका? गरीब लोग कहेंगे कुछ भी नहीं। तो वो कहां पर जाता है, उसको कहां पर यूटिलाइज किया जाता है? और एक हुकूमत की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है पैसा जनरेट करना,
वेल्थ को जनरेट करना, अपने मुल्क के अंदर इस तरीके से बिजनेस के लिए आसानियां पैदा करना, लोगों को इस चीज पे कायल करना कि आए आकर हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क के अंदर लोगों को नौकरियां मिलें और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। ये 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि भाई चाइना के अंदर तकरीबन 90 to 95% प्रोडक्शन होती है एप्पल की प्रोडक्ट्स की, और उन्होंने कहा था, उस कंपनी ने कहा था, जी हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इंडिया में शिफ्ट करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर कहा कि भाई इंडिया में शिफ्ट नहीं करनी, इसको अमेरिका के अंदर शिफ्ट करो ताकि वहां पर लोगों को नौकरियां मिले। ये असल बात होती है कि भाई आप यहां पर कारखाने, यहां पर फैक्ट्रियां, यहां पर प्रोडक्शन हाउसेज लगाएं, हमारे लोगों को नौकरियां मिले और हम यहां से चीजें बाहर के मुल्कों में बरामदात करें और बाहर से हमें पैसा आए। ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर क्या होता है भाई, हुकूमत मुझे मिल जाए, मेरे खानदान के मसले सेट हो जाएं, मेरे खानदान का फलां बच्चा फलां पोस्ट के ऊपर चला जाए, कौम भाड़ में जाए, कौम का किसी को कोई फिक्र नहीं होती। माजरत के साथ अगर आपको ये मेरी बात बुरी लगे, हम तो भाई पिछले 20-25 साल से यही देखते चले आ रहे हैं जब से होश संभाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।